Bismillahirrahmanirrahim। आज के इस सबक में हम बाब नंबर 7 को शुरू करेंगे। ये क्लास 7 का मशरती उलूम है और इस सबक का जो इन्वान है मौलिया सुल्तानत की बुनियाद और इस इस्तेहकाम, यानी सबसे पहले हिंदुस्तान में कौन सा कौम आबाद हुआ था और फिर उनकी बुनियाद किस मुसलमान हुक्मरान ने रखी थी, और इसके अलावा दूसरा चीज़ ये कि उनकी जो दौर थी वो कितने साल तक कायम थी। तो सबसे पहले जो हुक्मरान था यानी उनका ताल्लुक़ मौलिया सुल्तानत से था, यानी मुग़लिया हुक्मरानी यानी हुक्मरान था। जो ख़ानदान था वो मुग़लिया था। तो सबसे पहले हम चलते हैं ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की जानिब। तो देखिए, बरी सग़ीर पाक व हिंद में मुसलमान हुक्मरानी का सिलसिला 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध और मुल्तान में आने से शुरू हुआ। सबसे पहले हिंदुस्तान पर जो हमला किया था उसमें शामिल था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम का जो उम्र था वो 17 साल था और उन्होंने एक खातून के ख़त के ज़रिए वो सिंध में आया था और वो जो राजा दाहिर था वहाँ पे उनको शिकस्त दिया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम थे। 17 साल के उम्र में ये हिजाज बिन यूसुफ ने यहाँ पर भेजा दिया। बरी सग़ीर पाक व हिंद में मुसलमान हुक्मरानी का सिलसिला 712 में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध और मुल्तान में आने से शुरू हुआ। ये सिलसिला मुख्तलिफ ख़ानदानों की हुकूमतों की सूरत में जारी रहा। यहाँ पर बहुत से ख़ानदानों ने अपनी अपनी हुकूमत की हैं, जिनमें सुल्तान महमूद गज़नवी जिसमें सबसे पहले, और महमूद गज़नवी ने तकरीबन 17 हमले हिंदुस्तान पर किया है। कितने हमले? 17 हमले। यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पर जो है सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद बिन तगलुक ने अपने अपने दौरी हुकूमत में मुस्लिम इक़्तिदार को मुस्तहकम किया। जो मुसलमान हुक्मरान थे सबसे पहले महमूद गज़नवी, फिर सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी, इसके बाद सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खलजी और इसके अलावा मोहम्मद बिन तगलुक। ये मुसलमान हुक्मरान हैं जिन्होंने अपनी हुकूमत कराई है किस जगह पर? हिंदुस्तान पर। तो देखिए, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर दिल्ली मौलिया सुल्तानत की बुनियाद रखी। सबसे पहले जो हुक्मरान आया है वो कौन है? वो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है और उन्होंने 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर दिल्ली में मुग़लिया सुल्तानत की बुनियाद रखी है। बाबर तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है। किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? और जिसके माना है शेर के हैं। ये जो बाबर का माना है शेर, इसका मतलब है कि बाबर एक बहादुर इंसान था। ख़ानदानी एतबार से बाबर मंगोल था। उनका जो ताल्लुक़ था वो मंगोल ख़ानदान से था। कौन से ख़ानदान से था? मंगोल। इसके बाप का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। बाप का नाम याद रखे, उमर शेख मिर्ज़ा। वह फ़राना मौजूदा उज़्बेकिस्तान का हाकिम था। बाबर जो है, बाबर का जो बाप था उमर शेख मिर्ज़ा, वह मौजूदा उज़्बेकिस्तान का हाकिम था और अमीर तैमूर के ख़ानदान से था और अमीर तैमूर के ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था। बाबर की वालिदा का नाम, जो उनका वालिदा है उनका नाम कनला नगार खानम था। कनला नगार खानम था, जो काशगर के हकीम यूनुस खान की बेटी थी, जिसका सिलसिला नसब मंगोल सरदार चंगेज़ खान से मिलता था। उनका ताल्लुक़ चंगेज़ खान से था। बाबर को विरासत में मंगोलों की ताकत और तुर्कों की हिम्मत और जुर्रत मिली थी। दुनिया में तुर्क जो कौम है उनकी बहुत बहादुरी और जुर्रत की मिसालें यानी कायम है। तो तुर्क की हिम्मत और मंगोलों की ताकत बाबर में परवान चढ़ाया था। इसके बाद बाबर ने चूँकि खूबसूरत पहाड़ी इलाके में परवरिश पाई, इसलिए उसे फितरत और कुदरती हुस्न से लगाव था। बहुत शौकीन था यानी कुदरती हुस्न के लिए, और इसके अलावा जो कायनात है उनकी ब्यूटी यानी नेचुरल ब्यूटी से उनका बहुत लगाव था। कम उम्र में ही बाबर ने तीर अंदाजी, शहसवारी और शमशीर जनी में महारत हासिल कर ली थी। बाबर के वालिद ने अपने बेटे को फ़ारसी, अरबी और तुर्की ज़ुबानों के अलावा पंशेर गोई भी सिखाया। यानी बाबर के जो वालिद था उमर शेख मिर्ज़ा,
उन्होंने अपने बेटे को फारसी, अरबी और तुर्की ज़ुबानों के अलावा 5 शायरी गोई भी सिखाई। ये तमाम ज़ुबानों के अलावा शेर गोई यानी शायरी जो थे वो भी उन्होंने अपने बेटे को सिखाया था। इसके बाद हम आते हैं बाबर के बरसग़ीर पाक व हिंद पर हमले की वजूहात की। बाबर ने क्यों बरसग़ीर पर अपनी हुकूमत की हमला क्यों किया? तो देखें, बाबर के दौर में बरसग़ीर पाक व हिंद में सुल्तान इब्राहिम खान लोदी की हुकूमत थी। बाबर की जो दौर थी वहाँ पर इब्राहिम खान लोदी की हुकूमत थी। उमरा और अफसरान के सख्त मिजाजी की वजह से उससे नाराज़ थे। ये जितने भी लोग थे उनके दौर में वो परेशान थे। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने बाबर को हमला करने की दावत दी और अपने मदद का वादा भी किया। बाबर ने दौलत खान लोदी के कहने पर लाहौर पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। दौलत खान लोदी का ख्याल था कि बाबर उसे लाहौर का हाकिम मुकर्रर करके वापस चला जाएगा, मगर बाबर ने उसे सिर्फ जालंधर का इलाका दिया और लाहौर में अपना गवर्नर मुकर्रर करके वापस चला गया। बाबर के जाने के बाद दौलत खान लोदी ने पूरे पंजाब पर दोबारा कब्जा कर लिया। इन हालात और वजूहात में बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला करने का फैसला किया। बाबर की शोहरत और खूबियों को देखते हुए इब्राहिम लोदी के नाराज़ उमरा ने उसके मुतवादिल के तौर पर बाबर को मदद का यकीन दिलाया और हिंदुस्तान पर हमले की दावत दी। इसके बाद सबसे पहले उन्होंने एक जंग लड़ा, पानीपत की पहली जंग 1526 में। काबल से हिंदुस्तान के इलाकों की तरफ बाबर बगैर किसी मुज़ाहिमत के सियालकोट तक पहुंच गया, यानी किसी रुकावट के बगैर वो सियालकोट तक पहुंच गए, क्योंकि दौलत खान लोदी ने बाबर से मुकाबला करने के बजाय उसकी इताअत कबूल कर ली। चूँकि लाहौर में दौलत खान थी तो उन्होंने बाबर की मुकाबले के बजाय उसकी इताअत यानी उनकी फरमानबरदारी कबूल कर ली। इसके बाद बाबर दिल्ली की तरफ रवाना हुआ। इब्राहिम लोदी एक बड़े लश्कर के साथ पानीपत के मैदान में मुकाबले के लिए आया। ये लड़ाई अप्रैल 1526 को लड़ी गई, जिसमें बाबर को फतह हासिल हुई। दिल्ली को फतह करने के बाद बाबर एक फातिह की हैसियत से आगरा में दाखिल हुआ। इसके बाद दूसरा जंग है जंगी कनवाहा 1527 में है। ज़हीरुद्दीन बाबर को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत देने वालों में राणा सांगा भी शामिल था। एक दूसरा शख्स है जिसका नाम राणा सांगा है। उसका ख्याल था कि अमीर तैमूर की तरह बाबर भी हिंदुस्तान को फतह करने के बाद लूट मार करके वापस चला जाएगा। इसके जाने के बाद बहरान से फ़ायदा उठाने के बाद वो हिंदुस्तान पर राजपूत रियासत कायम करने में कामयाब हो जाएगा। इसके बाद बाबर ने हिंदुस्तान में मुस्तकिल रहने का फैसला किया, जिसकी वजह से राणा सांगा ने बाबर को हिंदुस्तान से निकालने का फैसला किया। आगरा के नवाह में कनवाह के मैदान में बाबर और राणा सांगा की फौजों का आमना सामना हुआ। जंग शुरू हुई तो बाबर के तूफानी ने राणा सांगा की फौज में भगदड़ मचा दी। इसकी वजह से राणा सांगा सख्त परेशान हो गया। उसे मैदानी जंग से भागते हुए पकड़कर कत्ल कर दिया गया। चंदेरी में राणा सांगा का एक जर्नल मौजूद था। कनवाह की कामयाबी के बाद बाबर ने चंदेरी का रुख करना मुनासिब समझा। बाबर ने उसे सुलह सफाई से ज़ेर तसल्लुत लाने की कोशिश में नाकामी के बाद किले का मुहासिरा कर लिया। जंग के बाद जीत बाबर की हुई। बाबर ने गागरा के मुकाम पर इब्राहिम लोदी की बाई को शिकस्त दी, क्योंकि उसने अपने बादशाहत का ऐलान कर दिया था। अब आते हैं बाबर का इंतकाल की तरफ। बाबर का जो इंतकाल है, एक तवील जदोजहद के बाद बाबर ने अपने इख्तिदार कायम किया था, मगर अभी सुख का सांस भी न लिया था कि 1530 में वह अपने खालिक हकीकत से जा मिला, यानी अपनी मौत पर खालिक हकीकत से जा मिला। इसके बाद जो दूसरा दौर है वो नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का है। इंशाअल्लाह इसको कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वस्सलाम।